हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने दूसरे चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के दूसरे चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को चला रहे थे, बात कर रहे थे उसकी। अब उसका दूसरा भाग है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी ये जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक है ना, वो माने गए हैं। यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन तीन घटकों के कारण होता है, जिस कारण से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि और किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी दर्ज की जाती है। तो इन जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में एक नंबर पे आता है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर, यानी अशोधित जन्म दर है ना, वो क्या होती है, यानी कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या होती है, अशोधित जन्म दर कहलाती है। यानी किसी एक वर्ष विशेष में जीवित बच्चों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसे एक सूत्र द्वारा परिभाषित किया गया है कि किसी वर्ष में जीवित बच्चे किसी वर्ष में जीवित बच्चे बटा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000, ये जनसंख्या के परिवर्तन की अशोधित जन्म दर है, जिसे यानी किसी वर्ष में जीवित बच्चे बटा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000 से गुणा किया जाता है। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। दूसरा घटक आता है इसमें अशोधित मृत्यु दर। वो जन्म दर थी और ये क्या है, मृत्यु दर है। इसमें क्या होता है, परिभाषा देखो इसकी, कि किसी वर्ष विशेष में या किसी क्षेत्र में एक वर्ष विशेष में वहां की जो जनसंख्या होती है या प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या होती है वो अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। दोबारा देखना, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में या वर्ष विशेष में कुल जनसंख्या या प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या होती है वो मृत्यु दर कहलाती है। इसे भी एक सूत्र द्वारा परिभाषित किया गया है कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000, इसे भी 1000 से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि किसी एक वर्ष में प्रति हजार जीवित बच्चों के पीछे मृतकों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। ये दोनों कारक जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक है। इसमें तीसरा कारक और आता है, एक प्रवास। अब इस प्रवास को अपन पूरे एक अलग पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे, एक साथ इसे पढ़ा जाएगा। यानी दो पॉइंट हो गए अपने, जन्म दर या कह सकते हैं कि अशोधित जन्म दर, और दूसरा हो गया अशोधित मृत्यु दर। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें प्रवास। यानी सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रवास यानी माइग्रेशन, प्रवास होता क्या है। यानी कि मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता और जाता है, उसे कहा जाता है प्रवास। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, कोई शिक्षा के लिए जा रहा है, कोई रोजगार के लिए जा रहा है, कोई अन्य किसी कारण के लिए जा रहा है, तो वो कहलाता है प्रवास। तो यानी मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता और जाता है, वो कहलाता है प्रवास। तो ये प्रवास जो है वो भी जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है। जिस स्थान से प्रवास कर रहा है वहां जनसंख्या कम होगी, जिस स्थान पे जा रहा है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। तो प्रवास यानी कि कोई व्यक्ति किसी स्थान से जा रहा है तो वो कहलाएगा उद्गम, यानी जा रहा है।
वो कहलाएगा उद्गम। एक होता है गंतव्य, एक होता है गंतव्य, यानी कि जिस स्थान को जा रहा है, को जा रहा है, जिस स्थान को जा रहा है वो तो कहलाएगा गंतव्य। या अपन ये कह रहे हैं कि जिस स्थान से जा रहा है, यानी कि से और को, ये दोनों में है ना वो अंतर आ जाता है। जहां पर से आ रहा है यानी जिस स्थान से जा रहा है वो तो हो गया उद्गम, और जिस स्थान को जा रहा है वो हो गया गंतव्य। जैसे कोई ए बिंदु है और कोई बी बिंदु है, कोई व्यक्ति है ए स्थान पे है, ये इस स्थान ए स्थान से, या अपन ये कह सकते हैं कि अपन एक शिक्षा के उद्देश्य के लिए जो है या अन्य किसी कारण से ए स्थान से कोई व्यक्ति जो है ना वो जा रहा है बी स्थान की ओर पहुंच गया, वो बी स्थान की ओर पहुंच गया। तो यानी कि ये जो भाग है ये तो कहलाएगा उद्गम। उद्गम ए बिंदु है वो तो क्या कहलाएगा, उद्गम कहलाएगा। और ये जो बी बिंदु के ऊपर जो व्यक्ति गया है वो कहलाएगा गंतव्य, वो कहलाएगा गंतव्य कहलाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो उसी स्थान के ऊपर गया है। तो यानी कि इन्होंने प्रवास किया है। जिस स्थान से व्यक्ति जाएगा यानी कि ए स्थान से जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उद्गम कहलाएगा। और जिस स्थान को यानी कि बी स्थान के ऊपर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गंतव्य कहलाएगा। हमेशा ध्यान देने योग्य बात है कि उद्गम जो बिंदु होती है वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या अधिक हो जाती है। अपन ये कह सकते हैं कि जिस स्थान से व्यक्ति जा रहे हैं उस स्थान पर जनसंख्या कम हो जाएगी, और जिस स्थान पर जा रहे हैं दूसरे स्थान पर वहां पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस हिसाब पर प्रवास है वो तीन प्रकार का प्रवास होता है। एक तो होता है आप्रवास, एक तो होता है आप्रवास, दूसरा है उत्प्रवास और तीसरा है ऋतु प्रवास। तीसरा आ गया आपका ऋतु प्रवास। अब इन दोनों तीनों प्रवासों को अपन देखो किस प्रकार से पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर है। अप्रवास इसका मतलब हो गया आना, एक हो गया उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब हो गया जाना। इन दोनों को ध्यान में रखना। अप्रवास यानी आ मीन्स आना, यानी व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किसी दूसरे स्थान से आ रहे हैं वो उस स्थान के लिए आप्रवास हो जाएगा। जैसे ए स्थान है जो उद्गम था, यहां से कोई व्यक्ति है ना वो इधर बी स्थान को जा रहे हैं तो बी स्थान के लिए तो हो गया ये आप्रवास, ठीक है। और ए स्थान के लिए हो गया उत्प्रवास। इसको आ और ओ को निकट ध्यान से देखना है आपको, और इसी में उद्गम और गंतव्य को भी ध्यान से देखना है। यानी कोई व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किसी दूसरे नए क्षेत्र से आ रहा है तो वो उस आने वाले क्षेत्र के लिए आप्रवास हो गया, और वो जिस क्षेत्र से आया है उसके लिए वो उत्प्रवास हो गया। इसके बाद में एक प्रवास और आता है ऋतु प्रवास, यानी इसमें पहले उत्प्रवास में तो जनसंख्या कम हो जाएगी और आप्रवास में जनसंख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास यानी मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। यह हो गया आपका ऋतु प्रवास, यानी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। ये इस प्रकार का प्रवास जो है ना वो पशु चारक करते हैं। पशु चारक, ये पशु चारक इस प्रकार का प्रवास करते हैं ऋतु के अनुसार। विशेषकर बुग्याल प्रजाति के, उत्तराखंड वगैरह में जो बुग्याल प्रजाति की जो जनजाति होती है बुग्याल,
इसके साथ एक और होती है भूटिया। ये प्रजातियां क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। अब देखो ऋतु प्रवास होता कैसे है, ये पहाड़ी एरिया हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये पहाड़ियों की तलहटी होगी, गिरिपद क्षेत्र हो गया, गिरिपद यानी पर्वतों के पैर कह सकते हैं जिसे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, मौसम परिवर्तन हो रहा है, यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बर्फबारी होने के कारण इस क्षेत्र में है ना वो बर्फ जम जाएगी, कहां पर, पर्वतों की चोटियों के ऊपर बर्फ जम जाएगी। अब बर्फ जमने के कारण वहां पर आना जाना बंद हो जाता है, और जो ये चरवाहे होते हैं, पशु चारा का जो कार्य करते हैं, बुग्याल भोटिया प्रजाति के, ये इस गिरिपदीय क्षेत्र में रहते हैं। जैसे यहाँ पर बर्फबारी हो गई, अब जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देगी। जैसे ये बर्फ पिघलेंगे, इस पूरे क्षेत्र में पानी का प्रसार हो जाएगा, और प्रसार होने के कारण यहाँ पर घास विकसित हो जाएगी, यानी घास के मैदान बन जाएंगे, ठीक है। ये जो घास के मैदान बन जाएंगे, तो जैसे घास के मैदान बन गए, और उन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। बुग्याल क्या है, दोबारा देखना इसे, बुग्याल, बुग्याल क्या है, ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, ऊंचाई पर स्थित क्या है, ये घास के मैदान है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बर्फ पिघलना प्रारंभ हुई, यहाँ पर घास के मैदान है ना ये विकसित हो गया। अब चरवाहे क्या करेंगे, अपने पशुओं को लेकर जो है ना इन घास के मैदानों की चराई के लिए चले जाएंगे। तो पूरे वर्ष ग्रीष्म ऋतु तक, वर्षा होने तक वो अपने यहाँ पर पशुओं को वो चराएंगे। जैसे फिर शीत ऋतु प्रारंभ होगी, बर्फ गिरना प्रारंभ होने से पहले ही वो वापस अपने पशुओं को इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित घास के मैदानों से वापस इस गिरिपदीय भाग में है ना, पर्वतों की तलहटी, पर्वतों के नीचे घाटियों में ले आएंगे, फिर वापस ग्रीष्म ऋतु में चले जाएंगे। तो ये उनका आना और जाना बना रहता है। इसे क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ऐसे में प्रवास है ना वो 3 प्रकार का होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 घटक है। अब इसी प्रवास को अपन थोड़ा और विस्तृत रूप में बताएंगे। ये इनकी धाराएं जो होती है, प्रवास की 4 प्रकार की धाराएं होती है, यानी प्रवास किस प्रकार से है ना वो होता है, किस ओर होता है, इसकी 4 धाराएं मानी गई है कि ज्यादातर अमूमन प्रवास जो है ना इस प्रकार से होता रहता है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे कैसा ही क्षेत्र क्यों ना हो। तो प्रवास की जो धाराएं है ना वो 4 धाराएं रही हैं। एक धारा तो आ जाती है इसमें गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर। दूसरा है इसमें गांव से शहर की ओर, गांव से शहर की ओर। तीसरा हो गया इसमें शहर से शहर की ओर। और चौथा प्रवास हो गया इसका शहर से गांव की ओर या गांव की ओर। ये 4 प्रकार का प्रवास है ना वो लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पहला प्रवास इसमें ये देखेंगे फर्स्ट कि गांव से गांव की ओर प्रवास क्यों होता है। तो इस प्रकार का प्रवास है ना वो ज्यादातर होता है विवाह के दौरान, विवाह के दौरान जो है ना, या अपन ये कह सकते हैं शिक्षा के दौरान। इन 2 के कारण जो है ना ये प्रवास होता है कि विवाह के दौरान गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जो है ना लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि स्त्रियों का विवाह हो गया तो एक गांव से वो दूसरे गांव में जाकर रहने लग गई, तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस विवाह और शिक्षा के कारण होता है। दूसरा गांव से शहर की ओर। अब गांव से शहर की ओर का प्रमुख जो रीजन है, कारण है, वो है रोजगार। रोजगार यानी कि लोग रोजगार पाने के लिए शहरों की ओर जाते हैं। और इसके बाद में दूसरा स्थान आता है शिक्षा का, और तीसरा स्थान आता है चिकित्सा का। चिकित्सा यानी ये 3 कारण रहे हैं जिन कारणों से लोग गांवों को छोड़कर है ना वो शहरों की ओर जाते हैं। एक तो रोजगार के लिए, गांव का क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर रोजगार के अवसर कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। शहरों में द्वितीय तृतीय चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप होते हैं, इसलिए लोग शहरों में रोजगार के उद्देश्य के लिए चले जाते हैं। दूसरा शिक्षा, गांव में शिक्षा से संबंधित हर समस्या का समाधान उपलब्ध नहीं है, इसकी पूर्ति के लिए वो शहरों की ओर चले जाते हैं। तीसरा स्थान आ जाता है अपने चिकित्सा, यानी चिकित्सा ग्रामीण स्तर में चिकित्सा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर निम्न होता है।
हर बीमारी का इलाज समाधान नहीं मिल पाता, ऐसे में वो शहरों की ओर चले जाते हैं। तो ये दो प्रवास की धाराएं हो गई, यानी प्रवास की ये चार धाराएं हैं कि ज्यादातर प्रवाह किस ओर होता है। तीसरा आता है इसमें शहर से शहर की ओर, यानी कि एक ही शहर में समझो या एक शहर से दूसरे शहर में समझो, उसमें रोजगार भी शामिल है, विवाह भी शामिल है, इसके अलावा शिक्षा भी शामिल है। निम्न शहरों से या छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर है ना वो जाना, या इसमें चिकित्सा भी शामिल कर सकते हैं। एक और आता है कि शहर से गांव की ओर। इस जमाने को देखा जाए, जो शहरों की चकाचौंध ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसमें भला कौन होगा जो शहरों को छोड़कर गांव की ओर आएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो शहरों को छोड़कर गांव की ओर आ रहे हैं, और उनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार यानी ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रफल उनके पास कम है, लेकिन वहां की जो वैल्यूएशन है उस क्षेत्र की ज्यादा है, तो ऐसे में उस क्षेत्र को बेचकर गांव में उससे कई गुना ज्यादा वो जगह लेकर रहने लग जाते हैं। और कई बार इसमें थोड़ा विवाह का भी स्तर है ना वो देखा जाता है। बहुत से ऐसे हैं जो विवाह के दौरान भी शहरी क्षेत्रों से है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये चार धाराएं होती है प्रवास की, जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं और जाते हैं। अब देखते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। इन प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रवास को कौन से कारक है ना वो प्रभावित करते हैं। इन कारकों में अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें दो कारक बताए गए हैं। प्रवास के सबसे पहले इसमें दो कारक हैं। एक तो है अपकर्ष कारक, एक आगे अपकर्ष कारक। अब इसमें देखना अपकर्ष, अपनी ओर आकर्षित करना। अपनी ओर आकर्ष यानी आकर्षित करना, यानी कि ऐसे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे बड़े शहर है, शहरों की चकाचौंध है, वो ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी ओर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो अपकर्ष कारकों की श्रेणी में आते हैं। जैसे शहरों की चिकित्सा सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधा कम है, तो ऐसे में क्या करेंगे लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर जाएंगे। इसके अलावा वहां की रोजगार के अवसर हो गए, रोजगार पाने के लिए लोग वहां पर जाएंगे, अच्छी शिक्षा लेने के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधा लेने के लिए जो है ना लोग उधर की ओर जाते हैं। इसमें एक अच्छा देखिए अपकर्ष कारकों में, तो जैसे मान लो शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, इसके अलावा पर्यटन हो गया, पर्यटन, इसके कारण भी जो है ना, और एक रोजगार भी हो गया, रोजगार, ये इसके उदाहरण है, इसके अपकर्ष कारक है, ये उदाहरण है। लोग इनके कारण जो है ना इन क्षेत्रों की ओर जाते हैं या प्रवास करते हैं। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। यानी प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष प्रत्यय धकेलना, यानी लोगों के न चाहते हुए भी उन्हें अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक प्रतिकर्ष कारक कहते हैं या कहलाते हैं। यानी कि लोगों के न चाहते हुए भी, लोग नहीं चाहते कि हम अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाएं, लेकिन वो कारक है जो उन्हें मजबूर कर देते हैं। जैसे सबसे बड़ा इसका कारक है ना वो आ जाएगा बेरोजगारी। सबसे बड़ा कारक है प्रतिकर्ष कारकों में है ना वो बेरोजगारी है। गरीबी, गरीबी, और एक हो जाती है शिक्षा। कुछ हद तक चिकित्सा भी इसमें शामिल है, क्योंकि लोग घर से निकलना नहीं चाहते, लेकिन बीमार होने के कारण उन्हें वहां पर से जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अब इसमें अपन देखेंगे बेरोजगारी, यानी लोगों के पास पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण उसे मजबूर होकर अपने घर से जाना पड़ता है। उसके बाद में है गरीबी, यानी गरीबी ये कहती है कि जब तक मैं इस घर में हूं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी, यानी गरीबी होते हुए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, और चिकित्सा, बीमार होने के कारण, काफी ज्यादा गहरी स्थिति होने के कारण भी हमें बाहर जाना होता है। आपने देखा होगा गरीबी एक ऐसा कारक आता है जो प्रतिकर्ष कारकों में सबसे प्रमुख स्थान इसे दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई घरों से व्यक्ति निकलते हैं, साल 2 साल के लिए घरों के बाहर रहते हैं, उन्हें बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर है, करे क्या, क्योंकि अगर वो घर पे रहेंगे तो घर की हर वस्तु की या हर आवश्यकता की पूर्ति
नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वे अपने घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए चले जाते हैं। तो वो प्रतिकर्ष कारक होता है कि लोगों के न चाहते हुए भी अपने जन्म स्थान, मूल स्थान या घर को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 कारक रहे हैं, जिसमें पहला तो था आपका जन्म दर था, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा था प्रवास। इनके कारण किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन आता है, या तो कम हो जाती है या जनसंख्या बढ़ जाती है। इसमें अलग से प्रवास का भी एक क्वेश्चन है ना, वो पूछ लिया जाता है। प्रवास की कोई एक धारा है ना, वो पूछ ली जाएगी, या अपकर्ष या प्रतिकर्ष कारकों में जो है ना वो अंतर पूछ लिया जाता है, या किसी एक के बारे में पूछ लिया जाता है। और विशेषकर इसमें उदाहरण पूछे जाएंगे। ये जो उदाहरण बता रहे हैं अपन, ये इसके उदाहरण है, ये उदाहरण है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन को है, या अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या को परिवर्तन करने वाली ये 3 प्रमुख घटक थे। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में अपन देखेंगे जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। इसके अलावा जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हो गया, थॉमस माल्थस का सिद्धांत हो गया, और जनसंख्या नियंत्रण को या जनसंख्या को नियंत्रण करने वाले उपाय हो गए। इसके लिए या तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लोग व्यक्तियों तक भी जो है ना इसे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी व्यक्तियों को हमारे इस चैनल द्वारा जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है वो उन्हें अच्छे से मिल सके।